जी, नमस्ते सभी को। सभी लोगों का इस दूसरी गोष्ठी में स्वागत है। विकास भैया का शेयरिंग का अ, निवेदन था, तो पहले उनकी शेयरिंग ले ले श्याम भैया। जी जी। जी, तो मैं विकास भैया आपको माइक प्रोवाइड कर रहा हूँ, आप अपनी बात रख पाएंगे। जी भैया। जी। नमस्ते सभी को। थैंक यू भैया। तो भैया मैं मतलब जो मैं संवेदनाओं में फंसा हुआ था, तो अभी अभी जब से मुझे ये सूचना मिली कि ये शरीर मेरा है और इसको चलाने वाला तो मैं हूँ, तो जो भी डिसीजन लेना है वो तो मैं लूंगा। ऐसा जब से देख पा रहा हूँ, तो जो मेरी पुरानी मान्यताएं हैं, जहां जहां पर मैं फंस रहा था, तो उसको अभी देख पा रहा हूँ मैं कि अच्छा भाई, मैं यहाँ पर ऐसा डिसीजन ले लेता, यहाँ पर ऐसा लेके फंसता था, और ये मेरे निरंतर दुख का कारण बनता था, मतलब दुख का कारण बनता था, और मेरे निरंतर सुख में बाधा होती थी इसी डिसीजन के कारण करके। तो मैं इसको अभी 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 3-4 दिन से ऐसा देख पा रहा हूँ, काफी रिलैक्स भी फील कर रहा हूँ कि जो भी डिसीजन लेना है वो मैं लूंगा, तो ये मेरे ऊपर है करके। पर उसमें एक चीज ये भी हो रही है कि क्योंकि मेरी पुरानी जो मान्यताएं हैं, अपने आप को शरीर मान के चलने वाला और दूसरों को भी शरीर मान के चलने वाला, तो वो अभी एकदम से है ही। तो तुरंत तुरंत ऐसे मैं देख पाता हूँ उसको कि अच्छा, यहाँ पर मैं ऐसा देख रहा हूँ करके। तो ये इस चीज को मैं डिफरेंशिएट जब से किया हूँ ना, कि ये शरीर को तो मैं चलाऊंगा, ये मैं हाथ उठाने का डिसीजन मेरा होगा ऐसा, तो फिर ना मैं उन संवेदनाओं को भी देख पा रहा हूँ जहां जहां पर मैं फंसता था, जो भी संवेदना होती थी। तो इस चीज को डिफरेंशिएट करने से मुझे काफी मतलब रिलैक्स फील हो रहा है। पर इसी चीज की अभी अभ्यास भी कर रहा हूँ, इसको और अच्छे से देखने का। तो ये मेरी शेयरिंग है भैया, इसको मतलब शरीर और जीवन को अलग अलग करके देखने का अभ्यास चल रहा है, संवेदनाओं को भी मैं पढ़ पा रहा हूँ ऐसा। तो ये थी शेयरिंग। बाकी प्रश्न मैंने भैया को भेजा है, वंदन भैया को। तो प्रश्न में फिर बाद में जब चालू होगा तो उस समय रख लेंगे। जी भैया। थैंक यू भैया, इतनी ही बात थी। जी भैया, धन्यवाद। प्रश्न तो सभी के श्याम भैया को भेज दिए हैं, तो वो तो भैया के पास है ही। जी जी। जी। जी जी। जी श्याम भैया, तो अभी प्रश्न से शुरू करें। हाँ, प्रश्न से शुरू कर लेते हैं। रेणु शर्मा जी को अनम्यूट कर दीजिए, मैं रिस्पॉन्ड करना शुरू करता हूँ। अगर उनका कोई और इशू होगा तो वो बीच में पूछ लेंगे। जी भैया। हाँ, रेणु मौसी जी, आपको माइक दिया है, आप अनम्यूट कर सकते हैं जब भी आपको जी। हाँ। जी भैया, जी, हाँ। प्रश्न तो मेरे पास आया हुआ है, मैं रिस्पॉन्ड करना शुरू करता हूँ, फिर मुझे बता दीजिएगा। देखिए, प्रश्न मेरे पास ये बात आया है कि जब भी मैं अपनी जिम्मेदारियों को नहीं निभा पाती हूँ किसी विशेष परिस्थिति में, और मेरी आशा के अनुरूप काम नहीं होता, तो पहले तो उस स्थिति पर रिएक्शन होता है, फिर दोषारोपण होता है, फिर अंत में अपने से ही अपनी अक्षमता की वजह से विरोध होता है। इसका निराकरण क्या है? ये जो पहला ही स्टेप है ना, चूक हर बार हमसे एक ही होती है कि हमारी एक मान्यता बन गई है कि हम अपने भाव के आधार को दूसरे के व्यवहार या बाह्य परिस्थिति को बना रखें। हम अपने भाव के आधार को अस्तित्व सहज वास्तविकताओं की समझ को बनाने का काम नहीं करते। ये फंडामेंटल जगह पर चूक है कि ये जो मनुष्य को हमने समझा है, और उसमें जो फंडामेंटली हमने शुभ की चाहना को समझा है, और ये बात जो हमको दिखा है कि अस्तित्व मूलतः व्यवस्था के अर्थ में है, मानव भी मूलतः व्यवस्था का पक्षधर है, इस रूप में वो सही को समझना ही चाहता है, सही जीना ही चाहता है, सही समझ ही सकता है। ये जो फंडामेंटल रियलिटी है, इसको हम अपने भाव और व्यवहार का आधार बनाएंगे, या जो बाह्य परिस्थिति है, बाह्य घटनाएं हैं, दूसरे लोग जो हमारे साथ कर रहे हैं, उसको हम अपने व्यवहार का आधार बनाएंगे? ये प्रश्न बार बार अपने से पूछ करके पलट के देखने की जरूरत है कि किसको हम अपने भाव और व्यवहार का आधार बनाएंगे तो हमारा भाव और व्यवहार स्थिर और निश्चित हो सकता है, और किसको बनाएंगे तो नहीं होगा। ये प्रश्न बार बार अपने से पलट के देखने की जरूरत है। उसको जितना देखेंगे उतना ये जो परिस्थितियां हमारे ऊपर हावी हो जाती हैं और उसके कारण हमारी मनोदशा खराब हो जाती है, उससे बचने का काम हो सकता है।
एक बार परिस्थिति के आधार पर अपने भाव को बनाएंगे तो रिएक्शन आएगा ही, उसका कंसिक्वेंस है दोषारोपण। और उसके साथ अगर कभी अपनी ओर पलट के ध्यान जाएगा तो ये दिखेगा कि हम परिस्थितियों में ठीक से नहीं जी पाए। तो एक तो इसमें दो काम करके देखना चाहिए होमवर्क के रूप में। एक तो ये कि अपने भाव के आधार को अस्तित्व सहज वास्तविकता की समझ को बनाया जाए। ये जो अस्तित्व को हमने व्यवस्था के रूप में समझा है, मानव को व्यवस्था के पक्षधर के रूप में समझा है, उसकी जो मूलतः शुभ की चाहना है, उसको अपने भाव का आधार बनाया जाए। ये एक होमवर्क है। दूसरा होमवर्क ये है कि जो कठिन परिस्थितियां हमारी आ जाती हैं और जहां पर हमको उपाय नहीं दिखता है कि हम कैसे यहाँ जिए और हमारा भाव खराब होना शुरू हो जाता है, उन परिस्थितियों में जब हम शांति से बैठे हुए हैं तब हमको ये उपाय ढूंढने की जरूरत है कि इस परिस्थिति में भी अपने भाव को ठीक रखते हुए हम कैसे रिस्पॉन्ड कर सकते हैं। इनफैक्ट इसी बात को ढूंढने का नाम समाधान है। तो अगर कोई ऐसी परिस्थिति क्रिएट हो गई जहां मेरा मन लाइक काम नहीं हुआ, हम सोचे थे कि ये काम इस समय इस तरह से होना चाहिए, वो नहीं हुआ, हमने किसी को कुछ कहा था उसने नहीं किया, तो उस जगह पर भी हम अपने भाव को ठीक बनाए रखते हुए उसको कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे, इसका उपाय ढूंढना जरूरी है। ये उपाय होने का नाम समाधान है। अगर वो उपाय हमारे पास होता है तो हम उसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं। अगर वो उपाय हमारे पास नहीं होता है तो हम एक काली दीवार के सामने खड़े हो जाते हैं कि अब क्या करें, हमको पता नहीं चलता है। और जैसे ही ये स्थिति आएगी कि पता नहीं चलता है हमको, लौट करके अपने भाव को स्थिर रखना भी मुश्किल हो जाता है, क्योंकि ऊपर से उसको सपोर्ट तो मिल रहा है एक लेवल पर, हमारे आभास का, जो अस्तित्व सहज वास्तविकता का आभास है हमको, उसका सपोर्ट तो मिल रहा है, लेकिन नीचे से विचार में समाधान का सपोर्ट उसको नहीं मिल रहा। इसलिए भाव के स्थिर होने में कठिनाई होती है। और भाव एक बार बिगड़ गया तो रिएक्शन होगा, रिएक्शन होगा तो फिर दूसरे पर दोषारोपण, और लौट के अगर अपनी तरफ ध्यान जाने लगा है, ये पहचान है अपनी तरफ ध्यान जाने की, अगर अपनी अक्षमता दिखाई देती है और अपने से ही विरोध या शिकायत होती है, तो ये इस बात का इंडिकेटर तो है कि ध्यान का एक हिस्सा अपनी ओर भी जाने लगा है। लेकिन ये इस बात को भी बता रहा है कि उस परिस्थिति में हम ठीक भाव से कैसे जिए, ये समाधान नहीं है हमारे पास। तो दूसरा जगह है ये समाधान को ढूंढने का। तो गोपाल गुप्ता जी का भी ये प्रश्न था कि भाई भाव सही हो और समाधान नहीं हो, इसका क्या मतलब है। इसका मतलब यही है कि हम ठीक भाव से जीने की शुरुआत करते, लेकिन अगला किसी भी कारण से, अगर जो हमने कहा वो नहीं किया, हमने कुछ कार्यक्रम कोऑर्डिनेट किया था वो नहीं किया, हमने किसी बात के लिए कहा था उसको नहीं किया, या अगला अनावश्यक रूप से आकर के हमारा विरोध कर रहा है, शिकायत कर रहा, ठीक है, कुछ भी ऐसी बात कह रहा है जो अनुचित है, इन सारी परिस्थितियों में अगर हम कैसे रिस्पॉन्ड करें ये उपाय हमको नहीं पता होता है, तो समाधान का अभाव है। और समाधान का अभाव होते ही लौट करके भाव के खराब होने की संभावना बहुत प्रबल हो जाती है, क्योंकि अभी हमारे भाव का आधार अस्तित्व सहज वास्तविकता का आभास है। बोध या अनुभव उसका आधार हो जाए तो फिर परिस्थितियां उतनी प्रभावित नहीं करती। लेकिन जब तक अस्तित्व सहज वास्तविकता का भास या आभास उसका आधार है, तब तक तो परिस्थितियां प्रभावित कर ही देंगी, अगर विचार में समाधान वाली जगह को ढूंढने का काम हमने नहीं किया है तो ये दूसरा जगह है जिस पर होमवर्क चाहिए। तो दो चीज, एक भाव के लेवल पर ये सजगता बनाया जाए कि अस्तित्व सहज वास्तविकता को हम अपने भाव और व्यवहार का आधार बनाएंगे, या बाहर की परिस्थिति, बाहर की व्यक्ति, काम के होने नहीं होने को बनाएंगे। दूसरा, इन कठिन परिस्थितियों में कैसे उत्तर दिया जाए, कैसे रास्ता निकाला जाए, हमारा नेक्स्ट प्लान ऑफ एक्शन क्या होगा अगर ये फेल हो गया, तो वो उपाय हमारे पास पहले से होना चाहिए, वो पहले से होना जरूरी है। और ये दोनों में भी कुछ नहीं समझ में आ रहा हो, लौट के अपने से दो सवाल पूछना चाहिए। एक ये कि हमारा काम ज्यादा महत्वपूर्ण है या शांति ज्यादा महत्वपूर्ण है। हमारा काम ज्यादा महत्वपूर्ण है, काम का होना महत्वपूर्ण है, या अपने अंदर की शांति सुख ये ज्यादा महत्वपूर्ण है। दूसरी भाषा में कहूँ तो अपना काम ठीक होना, बाहर का काम ठीक होना ये ज्यादा महत्वपूर्ण है, या अपने भाव में स्थिर रहना, सुसंस्कार में स्थिर रहना ये ज्यादा महत्वपूर्ण है।
हमारी फंडामेंटल पूंजी क्या है, हमारा सुसंस्कार फंडामेंटल पूंजी है, या ये जो हम बाहर चाह रहे हैं कि ये काम अभी घटित हो जाए, इसका घटित होना हमारा फंडामेंटल पूंजी है? ये प्रश्न अपने से पूछने की जरूरत है। एक तो मैं ये कहूंगा। दूसरा ये कहूंगा कि वो जो बात मैं सेशन के लास्ट में कई बार कहता रहता हूँ कि अपने को ये अभ्यास करने की जरूरत है कि करने में सावधानी और होने में प्रसन्नता। कि जो भी क्रियाकलाप हम करते हैं, हमको ये समझ में आना चाहिए कि सामूहिक क्रियाकलाप समष्टि के प्रयास का प्रतिफल है। हम सामूहिक रूप में जो भी काम करते हैं वो सामूहिक प्रयास के फल के रूप में ही आता है। तो करते समय, योजना के समय, कार्यक्रम के समय, उसको एग्जीक्यूट करते समय जितनी अधिक से अधिक हम सावधानी बना के रख सकते हैं, निश्चित रूप से रखें। लेकिन सामूहिक कार्यक्रमों में ये दूसरे अभ्यास की भी उतनी ही जरूरत है कि जो घटित होता है उसमें अपनी प्रसन्नता को बनाए रखें। और उस प्रसन्नता को बनाए रखते हुए जब हम बने रहते हैं तो क्रिएटिव रिस्पॉन्स हमको समझ में आता है, या डैमेज जो हो भी रहा है वो डैमेज को मैक्सिमम हम जितना कंट्रोल कर सकते हैं या उसको रीडायरेक्ट कर सकते हैं, वो उपाय हमको समझ में आता है। तो वही हमारा बेस्ट रोल उस जगह पर बनता है। तो मैंने आपके और गोपाल गुप्ता जी दोनों लोगों के प्रश्न पर जितना मुझे कहना था मैंने कह दिया है। रेणु दी, आपका इस पर कोई भी और प्रश्न हो तो मुझे बताइए, उसको मैं रिस्पॉन्ड कर दूंगा। फिर गोपाल भैया पर आता हूँ। जी भैया, कई चीजें क्लियर हुई। मतलब उसमें एक चीज तो बहुत ही अच्छी लगी कि भाई परिस्थिति ज्यादा इम्पोर्टेंट है, काम ज्यादा इम्पोर्टेंट है, या स्वयं का भाव। तो डेफिनेटली ये तो रहा। दरअसल मेरे साथ में क्या होता है, एक पर्टिकुलर सिचुएशन है। जैसे घर में कोई गेस्ट वगैरह आ जाते हैं, मेरे लिए थोड़ा सा घर का जो मैनेजमेंट और ये है ना, ये मुझे हमेशा मैं कॉन्फिडेंट नहीं होती हूँ इसमें। और अगर कोई अनयूजुअल सी एक्टिविटी हो जाए, मान लीजिए जैसे कि कोई जना पूरे दिन के लिए आपके घर में है और आपको उसके लिए खाना मैनेज करना है, भले ही काम करने के लिए दो लोग एक्स्ट्रा हों, मेरे दिमाग से निकल जाती है बात कि मुझे मैनेज करना था। फिर जैसे ही हुआ कि अरे मैनेज नहीं किया मैंने, तो पहले तो ये हुआ कि अरे तूने ये नहीं किया, तूने ये किया, और उसके उसके बेस में मुझे बिल्कुल पता होता है कि ये चूक मुझसे हो गई। एंड फिर उसके बाद में चूक हो गई यार, ये मिसमैनेज हो गया यार, ये वाला भाव चलता रहेगा। एंड फिर बाद में जाकर के सब ठीक भी हो गया, है ना। अगले को पता भी नहीं चला कि ना कि क्या क्या हो गया। लेकिन वो एक बार के लिए तो उथल पुथल होती है, और ये पर्टिकुलर इस सिचुएशन में हमेशा होती है। तो यहीं से मैंने भी सुन रखा है इसी बात को कि अगर हमसे कोई काम, अगर मान लीजिए कि हमसे नहीं हो पाता है, तो सहयोग ले लें। तो जैसे सहयोग भी लिया, लेकिन वो थोड़ा सा डायरेक्शंस की कमी रह गई थी, और ये भी विचार कर लिया कि नेक्स्ट टाइम अगर होगा तो कैसे मैं इसको मैनेज करूंगी। ये सारी बातें तो हुई, पर मेरा फैक्ट मतलब फंडामेंटल ये था कि कोई और भी बात हो सकती है क्या जिसमें कि मैं इसको देख सकूं। तो उसमें ये चीज समझ आई मुझे कि पहले भाव को स्थिर रखूं, दोषारोपण भी नहीं हो, और फिर उसके बाद में मैनेज किया जाए कि जो काम गड़बड़ हो गया उसको अब कैसे संभाला जाए। तो ये मैं ठीक समझ रही हूँ भैया? जी, और इसमें दोषारोपण वाले भाग से हम मुक्त हो पाते हैं अगर हमको ये दिखाई देता है कि स्लिप हमसे हुआ है, न कि स्लिप सामने वाले से। अगर हमको तो भाई, लगता है कि ये गेस्ट आ गए, ये आफत है, तो दोषारोपण होगा। अगर हमको ये दिखाई देगा कि हमारे ध्यान से स्लिप हो गया, ये प्रॉब्लम है, तो मैक्सिमम अपने से शिकायत हो सकती, दूसरे से दोषारोपण नहीं होगा। हाँ भैया, लेकिन इस वाले फील्ड में जैसे पिछले दिनों में बार बार ऐसा हो रहा था कि मैं जैसे जैसे घर में कुछ हो रहा था, बहुत ठीक भी हो रहा था, लेकिन अगर मैं अपनी मेट्स को कुछ कुछ बात इसलिए नहीं कह पाती हूँ क्योंकि मुझे पता है कि उनकी गलती नहीं है, तो फिर वो मेरे ऊपर आ रहा था, और वो मेरे को ना थोड़ा थोड़ा करके प्रेशर बिल्ट हो रहा था, क्योंकि मैं टाइम नहीं निकाल पा रही, मेरे पास में दूसरी चीजें हैं करने के लिए। ये वाली सारी चीजों में हर बार ये हो जाता था कि भाई मैं कहूंगी तभी तो वो करेंगी ना, मतलब ये वाला हो करके, एंड देन वो मेरे ऊपर ही आता जा रहा था। तो मैं इसमें थोड़ा सा फंसाव महसूस कर रही थी। हालांकि वही सिचुएशन मैनेज हो गई है ना, एक जना एक्स्ट्रा लगा लिया, ये सारी बातें हैं, वो सब ऊपरी तौर पे जो होता है। लेकिन मेरे को एक बार का लगा था कि एक बार वंस एंड फॉर ऑल ये सिचुएशन का एक पॉइंट मिल जाए कि जितनी बार अटकूंगी मैं उस पॉइंट को देखूंगी। वही। तो बाकी जितनी चीजें मुझे साइड में बतानी थी वो तो मैं बता दिया। जी। एक बात जो आखिरी में कहूंगा वो ये कि समाधान ढूंढने की जगह पर काम करने का मतलब यही है कि हमारी जितनी जिम्मेदारियां हैं पहले से, और ये एक गेस्ट की जिम्मेदारी,
ये हम्म। सबको एक साथ मैनेज करने का उपाय क्या है, उसको शांत मन से हमको सोचना चाहिए। और जी। उसका जो प्लान हमको समझ में आता है, वो समाधान पाने का मतलब है। फिर उसको हमको धीरे से एग्जीक्यूट करने के लिए अनुकूलता बनानी चाहिए और थोड़े समय में उसको सेट कर लेना चाहिए। जी। 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 ठीक भैया। गोपाल भैया, आप पे लौट के आ जाते। वैसे भैया मैं सिर्फ थोड़ा सा शेयर करना चाहती हूँ। आज वैसी स्थिति मेरी वर्किंग प्लेस में हुई थी, कैओस ही हो गया था। लेकिन उस वक्त बस ये रहा कि थोड़ा सा शांत मन बना करके रखा, एंड अपनी स्पीड से धीरे धीरे जैसे भी मैं काम करती थी करती चली गई मैं। तो वो हो गया था, फिर मतलब सेटल हो गया था। तो वो भी एक एक अचीवमेंट आज का भी रहा ये। धीरे धीरे ये समझ में आता है कि हम जितना शांत स्थिति में होते हैं ना, केओस को उतना बेटर ढंग से हम रिस्पॉन्ड कर पाते हैं। जैसे ही हम अशांत हो गए, हम खुद ही केओस के पार्ट हो जाते हैं और केओस को आगे परक्यूलेट करने में हम सहयोगी हो जाते ये तो बिल्कुल होता है। हैं। जी। और जितना जी भैया। अपने में वो शांति की स्थिति बनी रहती है, उतना हम केओस को व्यवस्था की ओर कन्वर्ट करने का भागीदार हो पाते जी। हैं। जी। जी। जी भैया। धन्यवाद भैया। जी। गोपाल भैया। ये आपको माइक दिया है गोपाल चाचा जी, बता सकते हैं। जी भैया। जी नमस्ते सभी को। भैया ये बात पकड़ में आई कि मेरी आवाज़ साफ आ रही ना? जी जी, खूब अच्छे से। जी जी। भैया ये बात समझ में आई कि विचारों में समाधान होगा तो वो भाव को सपोर्ट करेगा, है जी। ना? और भाव का सपोर्ट ऊपर से जो है अस्तित्व की मूलभूत वास्तविकता रहेंगी। तो फिर से अभी एक प्रश्न बन रहा है कि अगर भाव सही है तो विचारों में समाधान क्या हो जाएगा अपने आप? कि उसके विचारों में समाधान के लिए काम तो करना ही पड़ेगा। काम करना पड़ेगा, मेरा पोजीशन तो ये होगा। नहीं तो भाव सही है और विचारों में समाधान, फिर तो फिर वही मतलब कि तो इसका मतलब कि ये भाव जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू विचारों में समाधान नहीं है। विचारों में वही, समाधान के लिए तो काम करना ही है अपने को। देखिए वही उसमें होता यही है कि भाव जब हमारा ठीक रहता है तो हम विचार में समाधान के लिए काम कर पाते हैं। भाव ही ओके ठीक ओके। नहीं हो तो समस्या और शिकायत का ही विचार चलता है। भाव अगर ठीक नहीं है तो विचार समस्या और शिकायत के रूप में चलता है। भाव अगर ठीक होता है तो समाधान ढूंढने के लिए हम काम कर सकते हैं, वो पोटेंशियल है हमारा, वो कैपेबिलिटी है हमारा। बट दैट डज नॉट मीन कि हमने कर लिया है। हम करना शुरू करते हैं तो धीरे धीरे उन परिस्थितियों का हमको रास्ता मिल जाता है। जैसे यही बात है कि भाई घर में इतने लोग आते हैं और उसको कैसे मैनेज करें, जो पिछली बात हो रही थी, और अपना ऑफिस का काम होगा। तो ये प्रॉब्लम अब हमको पता चल गई कि हम ये सारे को एक साथ मैनेज अभी आज के दिन नहीं कर पा रहे हैं। भाव हमारा ठीक है, हम ऑफिस के काम को भी ठीक करना चाहते हैं, लोगों के साथ भी ठीक से जीना चाहते हैं, तो अब उपाय सोचने पर टाइम लगाएंगे कि नहीं लगाएंगे। जो बहुत सरल परिस्थिति होगी उसका उपाय जल्दी नहीं मिल जाएगा, लेकिन जो कठिन परिस्थितियां होंगी उसका उपाय ढूंढने में हो सकता है थोड़ा लंबा समय भी लग जाए। लेकिन वो समय मिलना विचार में समाधान पाने का मतलब है। और वो मिल जाता है तो इसका मतलब होता है कि अगली बार अब ऐसी परिस्थिति आएगी तो मुझे रिस्पॉन्स पता है कि क्या करना है। मुझे जी रिस्पॉन्स जी। पता है कि क्या करना है, तो मैं ठीक जी रहा हूँ। आप हमारा विरोध करना शुरू करेंगे, मुझे पता है कि मुझे क्या रिस्पॉन्स करना है। आप अभी गाली देना शुरू करेंगे, मुझे पता है कि मुझे क्या रिस्पॉन्स करना है, क्योंकि वो समाधान को मैं ढूंढ रखा हूँ पहले से। तो मेरे लिए ऐसा नहीं होता कि अचानक से कुछ आके टकरा गया, अब क्या करें। वो जो ब्लैंक हो जाते हैं ना हम कई बार, नई सिचुएशन को, नई कठिन परिस्थिति को फेस करने से, वो सिचुएशन हमारा नहीं आता अगर उस परिस्थिति में रिस्पॉन्स हमको क्या करना है वो हमको पता है। और काम तो जी। करना ही पड़ता है उस विचार में समाधान के लिए, करना नहीं, ही एक पड़ता एक डिस्कशन दूर हुआ कि भाव सही रहेंगे तो विचार अपने आप सही रहेंगे, तो ये थोड़ा सा है। वही मैं सही डिबेट थोड़ा। रहेंगे का मतलब इतना ही है कि उसका डायरेक्शन हाँ, सही तब तक रह पाता है जब तक उसमें उपाय दिखता रहता है। दिखता उपाय रहता है। दिखना बंद हो जाएगा तो भाव ही स्थिर रहना मुश्किल हो जाएगा। हम्म। जी जी। जी भैया बढ़िया, धन्यवाद। जी। बढ़िया। अब जी भैया, विकास भैया का प्रश्न था जो। अनिरुद्ध भाई आए हुए हैं क्या? हाँ, अनिरुद्ध भैया है। उनके लिए वो स्क्रीन शेयर अच्छा, करनी उनके, पड़ेगी ना हाँ। तो। हाँ, उनके प्रश्न को बाद में ले लेता हूँ। जी।
विकास भैया के प्रश्न को ही पहले रिस्पॉन्ड कर देता हूँ। विकास भैया का प्रश्न जो है, ये एक प्रश्न ये लिखा है कि निरंतर दृष्टा पद में बने रहने का अभ्यास शुरू कैसे किया जाए। इसका सबसे सिंपल उत्तर मेरे पास ये है कि विकास भैया, मॉर्निंग वाला सेशन कानपुर से चल रहा होगा, उसमें कभी गणेश जी या जो लोग वहां से कोऑर्डिनेट कर रहे हैं उनसे ये सवाल पूछिए, ज्यादा अच्छा हमसे हमारी तुलना में उसको बता पाएंगे। दैट वुड बी बेटर। जी, बस इतनी ही बात मुझे इसमें कहनी। ओ। बढ़िया। और बताओ बंदन, जी और कोई भैया। प्रश्न तो नहीं? हाँ हाँ। जी भैया, वो प्रश्न ना मतलब वही अभी हम लोग का चल ही रहा है, मैं मॉर्निंग वाला करता ही हूँ सेशन। तो हाँ वो चल ही रहा है, उसमें मैंने वही मैं पूछूंगा, अभी उधर भी पूछ लूंगा हाँ, मैं। वहाँ ठीक बोल वहाँ रहे हैं। पूछना ज्यादा ठीक है। जी जी वो जी ज्यादा जी जी ठीक है। भैया। हाँ, हम समझ गए ना आपके प्रश्न को, इसलिए हम आपको उचित हाँ जगह पे डाइवर्ट कर दे रहे हैं। जी, वो असल जी। में ना वो आज मेरा चल ही रहा था, अंदर ही अंदर ये प्रश्न बहुत चल रहा था, वो सेशन के कारण ही चल रहा था, मॉर्निंग सेशन के हम्म कारण ही। हम्म तो मैं सोचा इसी हम्म। प्रश्न को मैं भैया से पूछ लेता हूँ करके। जी भैया। नहीं, ठीक है ना, ठीक है ना, बाकी कभी बात करनी होगी तो और अलग से कर लेंगे। जी जी। थैंक यू जी भैया, हाँ। जी जी जी। बढ़िया। तो अनिरुद्ध भैया के प्रश्न पर शिफ्ट कर दो बंदन। जी स्लाइड स्क्रीन हाँ शेयर होगा तो कर दो। हाँ। रिपल भैया, शेयरिंग हो पाएगा ना? जी भैया, जी भैया। स्क्रीन दिख रहा होगा। जी नमस्ते। जी ये भैया। जो प्रश्न है कि भय से मुक्ति कैसे हो, प्राण भय, पद भय, मान भय, धन भय, मैं इसका बहुत संक्षेप में आज रिस्पॉन्स कर देता हूँ। बाकी इसकी डिटेलिंग को अगर देखेंगे तो ये जो अभी वर्कशॉप किए थे गुजरात में, हिम्मतनगर के पहले बीजापुर में, उसमें एक या दो एक सेशन तो बहुत अच्छे से इस पर लगाया हुआ है। ये मुझे बहुत अच्छे से ध्यान है। तो बंदन, उसकी रिकॉर्डिंग का कोऑर्डिनेशन जैसे भी हो, उसको अपलोड करना शुरू करेंगे तो उसमें उसका डिटेल मिल जाएगा। जी भैया। एक नहीं है कि भीलवाड़ा वाले सेशन में उसको कहाँ पे किया है, लेकिन अभी गुजरात वाले में तो मुझे अच्छे से ध्यान है कि एक सेशन में इस पर बात डिटेल में हुई है, क्योंकि एग्जैक्टली ये प्रश्न मुझसे वहाँ किन्हीं ने पूछा था, और उस सेशन के बाद आके वापस उन्होंने कहा था कि हमारे सारे डाउट क्लियर हो गए हैं, अच्छा किया आपने कि इसको रिस्पॉन्ड कर दिया। पर थोड़ा उत्तर मैं अभी दे देता हूँ। किसी भी अभ्यास को करने का एक ही मूलभूत सिद्धांत है कि अस्तित्व सहज कौन सी वास्तविकता की समझ है जिससे उस समस्या का निराकरण हो सकता है। तो प्राण भय, पद भय, मान भय, धन भय जो भी हो रहा है, इन भय से मुक्ति के लिए अस्तित्व सहज कौन सी वास्तविकता की समझ पर्याप्त है, वो हमको पकड़ना जरूरी है। और उसके बहुत सारे बिंदु हो सकते हैं, पर उसमें से जो बिंदु हमको अपनी परिस्थिति के साथ सबसे ठीक लगता हो और अपने को सबसे बढ़िया सूट करता हो, उस बिंदु को पहचानना और उसका विस्तृत विवरण पढ़ लेना या सुन लेना, ये पहला स्टेप है। और दूसरा स्टेप है उस मूलभूत सिद्धांत को अपनी स्मृति में बना करके रखना, क्योंकि ये स्मृति से अगर चीजें हट गई तो सारा पढ़ा हुआ, सुना हुआ, निकाला गया निष्कर्ष सब व्यर्थ। स्मृति में थोड़े लंबे समय तक उसको रखने का जब हम अभ्यास कर लेते हैं, तो वो कहीं ना कहीं हमारे जीवन का हिस्सा बन जाता है। फिर एक बार के लिए आपका होश चूक भी जाएगा ना, तो भी उस परिस्थिति में ये नई वाली स्मृति अपने आप उस समय उभर के आ जाएगी, अगर आपने थोड़े लंबे समय तक उसका अभ्यास कर रखा है तो। जैसे मैं अपने लिए बताऊं कि ये जो अभ्यास है फंडामेंटली, कि अस्तित्व का सहअस्तित्व पूर्वक होना है, या मानव मूलतः सही समझना चाहता है, अपना सुख चाहता है, हमारा सुख चाहता है, अगर किसी समय हमारा होश खो भी जाए, जैसे ही कठिन परिस्थिति आती है, कोई भी हमको ऐसी चीज सुनाई देती जहां हमको लगता है कि अगला हमारा अपमान कर रहा है या हमारे लिए विरोध कर रहा, या कोई भी नकारात्मक बात कहता है, मेरा होश खोया हुआ भी हो,
तो भी इसको सुनने के जस्ट बाद जो पहली स्मृति उभर के आती है वो यही उभर के आती है कि मानव मूलतः सही को समझना चाहता है, सही जीना चाहता है, अपना सुख चाहता है, सर्व सुख चाहता है। मानव मूलतः व्यवस्था का पक्षधर है। भाषा इसको जितने तरह से भी दे लीजिए, पर वस्तु के रूप में तो ये एक बिंदु होता है जो सीधा हमारी स्मृति में आ जाता है। तो ये दो ही काम करना पड़ता है, एक उस मूलभूत सच्चाई को पकड़ना जिससे इस रोग का इलाज हो सकता है, दूसरा उस मूलभूत सच्चाई को स्मृति में बना के रखने की बात। तो इस स्लाइड में देखेंगे तो एक बहुत फंडामेंटल चीज लिखा हुआ है कि जो परिवर्तनशील है वो खोता ही है, जो निरंतर है वो बना ही रहता है। तो जीवन के होने की निरंतरता है, इस रूप में जीवन बना ही रहता है। प्राण, पद, मान, धन, ये सारी चीजों को देखिएगा तो ये परिवर्तनशील है। ये आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, इसको बदलना ही है, क्योंकि ये एक साइकिल का हिस्सा है। धन भय एक साइकिल का हिस्सा है, प्राण भय एक साइकिल का हिस्सा है, पद भय, पद जो है वो व्यवस्था में भागीदारी की दृष्टि से है, इसलिए वो भी एक साइकिल का हिस्सा है। क्योंकि एक निश्चित समय तक अपने शरीर, आयु, सीमा, अवस्था, अपना कॉम्पिटेंस, ये सब के योगफल में ही एक समय तक हम किसी पद का निर्वाह कर पाते हैं। यहाँ पद उसी आशय से है, व्यवस्था में भागीदारी के अर्थ। और ये जो मान भय है, इसको भी देखेंगे तो अल्टीमेटली ये जो मान है, ये इसमें दोनों बात दिखाई देती है। अच्छे से अच्छे आदमी के लिए भी जरूरी नहीं है कि संसार का 800 करोड़ आदमी में हर कोई अप्रिशिएट ही करे। इस रूप में भी मान की निरंतरता उस रूप में नहीं होती। और किसी आदमी ने किसी काम को किया भी है तो इतिहास कितने समय तक किसको ढोता रहेगा, नए लोग भी तो बहुत सारा काम करते हैं, तो उसका रिप्लेसमेंट होना ही है, होना ही बनता है। पुराना हटेगा नहीं तो नया पैदा किस पर होगा। तो अल्टीमेटली ये बात समझना जरूरी है कि जो परिवर्तनशील है वो खोता ही है और जो निरंतर है वो बना ही रहता है। इसलिए अल्टीमेटली खोने को कुछ है ही नहीं। जो परिवर्तनशील है उसको अगर हम पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं और बनाए और रखने की कोशिश कर रहे हैं, तो अब ये वस्तु की प्रॉब्लम नहीं है, ये मेरा जो वस्तु के साथ चिपकाव हो गया है उस चिपकाव की प्रॉब्लम है। ये शरीर परिवर्तनशील ही है, सुविधा परिवर्तनशील ही है, धन परिवर्तनशील ही है। उस परिवर्तनशील को हम बनाए और बचाए रखने का जो एफर्ट कर रहे हैं, निरंतरता में वो बना और बचा रहे, यहाँ प्रॉब्लम है। एक सीमा तक, एक समय तक ही उसका वैभव हो सकता है। ये जो सम विषम मध्यस्थ क्रिया कहते हैं ना, तो मध्यस्थ की जगह पर उसका वैभव एक निश्चित समय के लिए ही हो सकता है। उतने समय के लिए उसका वैभव रहे और हम उसका सदुपयोग कर लें, यही उसकी सार्थकता है। तो इतना ही मुझे इस संदर्भ में कहना था। इसकी दूसरी स्लाइड भी रखे हो क्या वंदन? जी भैया, है, दूसरी स्लाइड भी है। मूव कर दो। तो इसमें देखेंगे कई सारी बातें ऊपर से लिखी हुई हैं। किसी भी बिंदु को आप पकड़ लें वो आपको अभयता की ओर गति या विश्वास की ओर गति करा सकता है। क्योंकि ये जो रोग है भय, इसका समाधान क्या है उसको देखेंगे तो अभय या विश्वास नाम दिया है। तो अस्तित्व को सहअस्तित्व के रूप में देख पाने से हम भय से मुक्त हो पाते हैं। अगर हमको लगता है कि हमारी जरूरतें नहीं पूरी होगी इस सुविधा की, धन खो जाएगा तो खाने को नहीं मिलेगा, पहनने को नहीं मिलेगा, रहने को नहीं मिलेगा, इलाज करने को पैसे नहीं बचेंगे, तो ये समझना जरूरी है कि अस्तित्व में हर इकाई की आवश्यकता पूर्ति का विधान है। प्राण भय अगर ज्यादा है तो जीवन क्रियाओं की निरंतरता को महसूस करने के आधार पर ये जो हमारे अंदर इच्छा की, विचार की, आशा की, बोध की जो क्रियाएं होती हैं, इन क्रियाओं की निरंतरता को, या इवन भास आभास की भी जो क्रिया होती है, बोध नहीं भी है, भास आभास भी जो होता है, उसको भी अगर हम स्मृति में बनाए रखते हैं तो उन क्रियाओं की निरंतरता अपने को अंदर समझ में आती है। ये जगह है जो हमको जीवन के अमरत्व पर भरोसा देता है। और जितना जितना हम स्वयं को जीवन के रूप में पहचानते चले जाते हैं, उतना उतना शरीर और प्राण भय से हमारा मुक्ति होता चला जाता है। जब तक हम शरीर और प्राण को ही मैं या मेरा मान करके रखे हैं, तब तक प्रॉब्लम है। तो वो जो अनुभव दर्शन बार बार बात करता है कि मूलतः आत्मा मैं है और मन, वृत्ति, चित्त, बुद्धि मेरा है, मैं और मेरा का रेंज जीवन से बाहर नहीं है। तो यहाँ पर मैं फिर से उस बात को ध्यान दिलाऊंगा कि अगर प्राण भय जैसी चीजें होती भी हैं, तो इस भय के कारण के रूप में बाह्य वस्तु को पहचानने के बदले कि कोई दूसरा व्यक्ति, वस्तु या परिस्थिति इस भय का कारण है, इसको पहचानने के बदले
ये पहचानना जरूरी है कि ये जो मेरा नहीं है उसको मेरा मान के जो हम पकड़ना चाह रहे हैं, वस्तुतः मेरी ये मान्यता मेरे प्रॉब्लम का कारण है। तो इसलिए फिर उस मान्यता को रिजॉल्व करना हमारा मुद्दा बनता है, न कि बाह्य परिस्थिति या व्यक्ति से शिकायत करना हमारा मुद्दा बनता है। ऐसे ही लास्ट में वो सारी बातें ही लिखी हुई हैं कि परिवर्तनशील वस्तुएं क्षणभंगुर हैं ही, समय की बात है। और आप अगर व्यवहार दर्शन को पढ़े होंगे तो उसके 13वें 14वें अध्याय में इस बात पर बहुत बात है कि प्राण, पद, मान और धन, इन सब का वियोग अवश्यम भावी है। बल्कि उसमें ये लिखा मिलता है कि ये नियति क्रम में होने वाली सिद्धियां हैं। तो संक्षेप में मुझे इतना बात कहना था। और लास्टली ये बात जो नीचे लिखी है वो महत्वपूर्ण है कि ये सब के बावजूद अगर किसी जगह पर भय हो रहा हो, हमको रुक के देखना चाहिए कि उसका कारण क्या है। क्या चीज है जो खो जाएगी। भय जो हो रहा है वो किसी बात के खोने का भय हो रहा है। क्या चीज है जिसके खोने का हमको भय हो रहा है, उसको पहचानना चाहिए। और अपने से एक सवाल पूछना चाहिए कि क्या ये वस्तु जिसके खोने का हमको इतना भय हो रहा है, जिसके कारण मेरी मानसिक शांति छीनी जा रही है, क्या ये वस्तु इतनी महत्वपूर्ण है मेरे लिए। ये सवाल पूछना चाहिए। अनिरुद्ध भैया, मेरी बात पूरी हो गई। आपका कोई इस पर और प्रश्न हो तो बताइए, उसको मैं रिस्पॉन्ड कर दूंगा। फिर आगे चलेंगे। और समय मिलेगा तो वो रिकॉर्डिंग अपलोड हो जाएगी, कभी उसको डिटेल में सुन सकते हैं। जी जी भैया, अनिरुद्ध भैया आपको माइक प्रोवाइड करा है, आपको कुछ कहना हो तो कह सकते जी जी भैया। जी धन्यवाद भैया। मेरा और कोई प्रश्न नहीं है। हाँ, बस मुझे इसी अभ्यास के लिए ये पूछना था, क्योंकि हमारा डिस्कशन हो रहा था तो डिस्कशन में ये बात आई थी कि अ, ये जो अभ्यास है उसके लिए, जैसे जब भी हम ये अभ्यास करते हैं, एक छोटी सी घटना हुई थी। मैं और मित्र हैं, हम दोनों बात कर रहे थे, तो उसमें सामने वाले व्यक्ति ने उनको कुछ ऐसा कह दिया जिससे वो बड़े परेशान हुए। तो बार बार ये चर्चा हुई कि यार, मैं ये तो देख पा रहा था कि वो सुखी करना चाह रहा है, पर वो जिस तरह से बोल रहा था तो उससे मैं परेशान हो रहा था। उसके ऊपर मुझे गुस्सा नहीं आ रहा था, लेकिन मैं परेशान हो रहा था। तो मैंने बार बार ये कहा, ये मान भय जैसा स्थिति दिखती है, और इसका भी अभ्यास साथ साथ में बना रहे, हम लोग करते हैं। तो ये बात आज अच्छी तरह पकड़ में आई कि हम उसको, परिवर्तनशील को पकड़ के बैठे हैं, चिपक के बैठे हैं, क्षणभंगुर चीज को पकड़ के बैठे हैं। और जो इसमें वो जो लिखा है कि पद का च्युत होना या पद का वियोग होना, ये है ही, अनिवार्य है, इस तरह से होना ही है, प्रक्रिया के भाग ही है। तो ठीक बात है, मान का भंग होना ही है, ये ठीक बात है। तो उससे थोड़ा क्लैरिटी आई कि इस अभ्यास को भी साथ साथ बना के रखा जाए। तो बढ़िया भैया, कोई तो प्रश्न नहीं एक है, बार, बस हाँ, स्पष्टता के लिए बढ़िया धन्यवाद। बढ़िया। तो ये बात एक बार पकड़ में आती है तो इसको अपनी स्मृति में बना के रखना मूल मुद्दा हो जाता है। स्मृति से जी स्लिप जी होगा जी। तो ये सारा ज्ञान व्यर्थ चला जाएगा। उस समय फिर जो हमारी पुरानी मान्यता है वही एक्टिव हो जाएगी। स्मृति नाश जैसे ही हुआ, इसका मतलब वो पुरानी मान्यता एक्टिव होने के लिए बैठी हुई है। और ये स्मृति तब तक बहुत महत्व करके संभालना पड़ता है जब तक कि ये अपने जीवन का हिस्सा न बन जाए। एक बार हिस्सा बन जाता है फिर इतना होश पूर्वक बहुत नहीं भी संभाल लेंगे तो भी चल जाएगा, हालांकि उसके बाद संभालना और सहज हो जाता है। लेकिन फिर अगर नहीं भी संभलेगा कुछ देर के लिए तो भी वो ठीक चल जाएगा, क्योंकि वो जीवन का हिस्सा बन गया है। बढ़िया। जी भैया। भैया, एक चीज इसमें और बात करनी थी। जैसे चर्चा में फिर हम जब बात कर रहे थे, तो एक चीज ये भी है कि कई बार स्पष्ट है वो कारण क्या है। जैसे आपने जो ये लिखा ना, तो कई बार ये स्थिति होती है कि पता नहीं चलता ये किसका भय है, बस अनजाना भय है। ऐसा भी कई बार, कुछ अनिष्ट होने की आशंका जिसको कह लेते हैं, वो पता नहीं है क्या है। तो वैसे में क्या देखना ठीक रहेगा। रुक करके ये ढूंढना चाहिए कि क्या चीज खोने का भय हो रहा है। पता नहीं क्या, जो आपने कहा ना कि पता नहीं क्या घटित हो जाएगा, ये बात ठीक है। पर पता नहीं क्या हम्म। घटित होगा तो मेरा क्या खो जाएगा उसमें। हम्म। क्या खो जाएगा ये सवाल पूछना चाहिए। क्या हानि हो जाएगी हमें। तो उससे एक्सीडेंट भैया हो वही जाएगा। जवाब तो नेगेटिविटी में ही आता है, मतलब सारा नेगेटिविटी का ही जवाब आता है। ऐसा कोई ठोस स्तर, मतलब वो, इससे वो मतलब हट नहीं जाता है कि वो जो विचार अनिष्ट की जो आशंका है,
नहीं नहीं, पूछते कि वो भाई क्या खो जाएगा। हटेगा कैसे, उस पर आते हैं, पर पहले पहचानिए तो सही कि कौन सी चीज है जो खो जाएगी। ये निगेटिविटी का एक उदाहरण दीजिए हमको कि ये वही चीज खो समझ में जाएगा। नहीं आता है, वही अनिष्ट जो कि भाई कुछ हो जाएगा, अब ये नहीं पता क्या हो जाएगा। नहीं अब आप, जैसे बातचीत में कई हाँ बार निकलता है ऐसा। हाँ हाँ, वो मैं समझ रहा हूँ उसमें आपकी ऐसा बात लगता है को। कि जी। जी 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 जी, कंटिन्यू प्लीज कंटिन्यू। तो भैया उसमें ये तो दिखता है कि अब वो भय किसका है ये पता नहीं चलता है, पर हाँ ये जरूर दिखता है कि कुछ सही ना होने का भय या कुछ गड़बड़ होने का भय ये बना रहता है, कि कुछ ना कुछ गलत हो जाएगा, कई बार ऐसा भय आ जाता है। वही जिसको उसको आप बार कैसे बार कह रहे हैं डील ना, जिसको आप बार बार कह रहे हैं कि कुछ ना कुछ गलत हो जाएगा, रुक के बस ये देखना चाहिए कि गलत में क्या हो जाएगा हमारे साथ। चोट हम्म। लग जाएगी, एक्सीडेंट हो जाएगा, धन खो जाएगा, कोई धोखा दे देगा, पद छिन जाएगा, अपमान हो जाएगा, क्या होगा। हम्म। ये पहचानने का काम करिएगा तो वो उस चार कैटेगरी में कहीं जाके गिरेगा, प्राण भय, पद भय, मान भय, धन भय। हम्म। जैसे ही इसको पहचानने जाएंगे ना, जी। ये चार में से किसी कैटेगरी में फॉल होगा। और जिस कैटेगरी में भी वो फॉल होता है, वापस लौट के वही बात समझने की जरूरत है कि उस परिवर्तनशील के साथ चिपकाव मेरे दुख का कारण है। ठीक है। जी 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 ठीक है भैया। जी। जी। धन्यवाद। नमस्ते। नमस्ते। बढ़िया। तो आज के लिए मेरे पास इतने ही प्रश्न थे। अभी मेरे पास लगभग 35 मिनट का टाइम है, तो मैं सोचता हूँ नेक्स्ट 30 मिनट में मैं थोड़ा कम्युनिकेशन का कुछ बात कर देता हूँ, भैया अगर कोई और बात नहीं हो तो। विकास भैया का हैंड रेज है भैया। पूछ लीजिए कुछ हो तो। जी भैया, माइक दिया आपको। जी भैया। भैया जो अभी आपने कहा ना, मैं और मेरा में अंतर, ये मेरे को समझ में नहीं आया। मतलब कि मैं ऐसे ही तो बोलता हूँ कि मैं, जीवन को हम अपने आप को मैं बोलते हैं, और ये मेरा शरीर है, इसको मैं चला रहा हूँ ऐसे बोलते हैं। तो वही मैं इस शरीर को चला रहा हूँ बोलना है कि मैं मेरे शरीर को चला रहा हूँ बोलना है? वही बोलना क्या है? अगर अगर प्रिसाइजली अनुभव दर्शन की दृष्टि से देखिएगा, तो हम्म। जीवन से बाहर कुछ भी मेरा नहीं है। न तो धन मेरा है, न घर मेरा हाँ। है, न गाड़ी हम्म। मेरी है, न सुविधाएं मेरी हैं, न शरीर मेरा है। तो फिर क्या है? हम्म। इतना ही है कि मैं इन सारी वस्तुओं का सदुपयोग कर रहा हूँ। अच्छा। और क्यों जी। इसको मेरा नहीं कह रहे हैं? इसलिए क्योंकि ये निरंतर मेरे साथ बने नहीं रहने वाला है। बने नहीं रहने वाले। हम्म। तो ये सारी वस्तुओं का मैं सदुपयोग कर रहा हूँ कुछ समय के लिए, यहाँ तक बात ठीक है। ये अच्छा। वस्तुएं मेरी हैं, ये स्वामित्व ठीक नहीं है, ये अधिकार हम्म। भाव ठीक नहीं है। हम्म। जी जी। ये तो नई बात पता चली आज। मतलब अभी तक मैं अपने हाथ को हिला रहा हूँ ऐसा सोचता था, पर मैं इस हाथ को हिला रहा हूँ जो अभी मुझे मिला है ये शरीर के रूप में। और ये शरीर वही पहले भी किसी और का था, ना तो मेरा पहले था, और ना अभी है, और ना आगे रहेगा ये मेरा। ये किसी। एग्जैक्टली ये तो पंचभूत से बना हुआ वापस उसमें कन्वर्ट हो जाएगा, और फिर किसी और फॉर्म में ये पैदा होगा। हाँ हाँ। हाँ, ये बात इस भी है। हाँ, एक और भ्रम टूटा। पहले ऐसे ही था, सोच रहा था मैं। ठीक ठीक। जी भैया। बढ़िया। थैंक यू भैया। जी। ओके। वंदन भाई बताइए, कुछ और हो तो करें, वरना हम कम्युनिकेशन वाला लगभग 25 मिनट में सोचता हूँ कर देता हूँ। जी भैया। आखिरी में फिर कोई प्रश्न होगा तो और देख लेंगे उस पर। हाँ, बस एक अदिति दीदी का मैसेज है, एक प्रश्न है, अभी कर सकती हूँ ऐसा पूछ रहे हैं। अगर बहुत अर्जेंट नहीं हो तो नेक्स्ट टाइम के लिए शिफ्ट कर सकते हैं, पूछ लीजिए उनसे। ओके कह रहे हैं, ठीक है भैया, तो अपन कम्युनिकेशन वाला कर सकते हैं। हाँ, तो थोड़ा कम्युनिकेशन पर मैं सोचता हूँ एक बात करके उसको डिस्कशन में ला दूं। नेक्स्ट टाइम फिर प्रश्न को ले लेंगे। तो जी भैया। स्लाइड मूव कर सकते हैं। आवाज क्लियर है ना मेरी? हाँ भैया, क्लियर है। बढ़िया। तो ये ट्राई करके स्लाइड्स आप लोगों को विजिबल ही होगा। तो ये कंपैशनेट कम्युनिकेशन के नाम से हमारा मन हो रहा है कि जितना भी कम्युनिकेशन के संदर्भ में सोचते हैं उसको थोड़ा डेवलप कर सकें। जिसको हिंदी में सोच रहे थे क्या नाम दिया जाए, तो एक सिंपल प्रेम पूर्वक आत्मीय संवाद, ऐसा वो समझ में आ रहा था तो उसको प्लेस किया था। और सारे संवाद के कोर में देखिएगा तो एक ही मुद्दा है कि हमारा शुभ
और सामने वाले का शुभ, ये दोनों को सोच करके हम विचार कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। संवाद के मूल में भाषा है, भाषा के मूल में विचार है। तो विचार, भाषा और संवाद, ये तीनों आपस में बहुत गहरे ढंग से जुड़े हुए हैं। अभी भी आप देखेंगे आपके अंदर जो विचार चलता है वो सामान्यतः किसी न किसी भाषा के साथ जुड़ करके चलता है। और विचार जो अंदर चल रहा है वो वस्तुतः कई मामलों में स्वयं के अंदर ही चलने वाला एक संवाद है। भले हम बाहर उसको नहीं कर रहे, बट वो अपने ही अंदर एक संवाद जैसा चल रहा होता है। तो संवाद का कोर आइडिया इतना ही है कि मेरा शुभ और सामने वाले का शुभ, ये दोनों को ध्यान में रख के हम सोच रहे कि नहीं सोच रहे। दूसरी भाषा में कहें तो मेरी आवश्यकता और सामने वाले की आवश्यकता, मेरा नीड और सामने वाले का नीड, ये दोनों कैसे फुलफिल हो सकता है, इसको सेंटर में रख के सोचने का नाम सार्थक संवाद है। और वही बेसिकली समाधान है, क्योंकि ये विचार और भाषा और संवाद तीनों परस्पर बहुत गहरे ढंग से अंतर संबंधित है। तो जिसको हम समाधान कहते हैं विचार में, उसका एक बड़ा हिस्सा यही है। और विचार में समाधान हुए बिना ये संवाद ठीक नहीं हो सकता। विचार में समाधान का रिफ्लेक्शन है, बाहर का प्रतिबिंबन है उसका, ये संवाद का ठीक होना। वस्तुतः हम विचार में कितने समाधानित हैं वो बताता है संवाद। संवाद को देख करके ये पहचाना जा सकता है कि किसी के विचार में समाधान कितना फ्लो होता है या नहीं होता है। और दो आधार से इसको डेवलप करने का काम किया है मुख्य रूप से। एक तो मध्यस्थ दर्शन की जो समझ बनी है अपनी श्रद्धेय नागराज जी द्वारा प्रतिपादित मध्यस्थ दर्शन, उसका, और दूसरा जो मार्शल रोजेनबर्ग के द्वारा नॉन वायलेंट कम्युनिकेशन का प्रतिपादन किया गया है, ये दोनों को आधार में रख के इसको डेवलप करने का प्रयास किया है। निश्चित रूप से इसमें बहुत सारी अपनी कल्पनाशीलता भी जुड़ती ही है और जुड़ी ही है, और समय के साथ हमारा मन है कि इसको धीरे धीरे और डेवलप और नर्चर करना चाहिए। और इसका मूल मुद्दा सिर्फ भाषा नहीं है, मैं फिर से ध्यान दिलाऊंगा, इसका मूल मुद्दा विचार में समाधान है। क्योंकि ये विचार में समाधान के रूप में जो चीजें हमको हासिल होती हैं, बेसिकली वही फिर हम भाषा के रूप में एक्सप्रेस करते हैं, संवाद के रूप में एक्सप्रेस करते हैं। और कोर आइडिया किसी भी संवाद का एक ही है कि हमारी आवश्यकता और सामने वाले की आवश्यकता, ये दोनों ठीक ढंग से पूरी हो। तो इसलिए संवाद में एक मुख्य मुद्दा है नीड को पहचानना। तो नेक्स्ट स्लाइड मूव कर सकते हैं वंदन। नेक्स्ट मूव कर दीजिए, नीड पे आ जाइए, सीधा नीड वाली स्लाइड पे आ जाइए। हाँ, बढ़िया। तो मध्यस्थ दर्शन की दृष्टि से देखिएगा ना, तो सुख, समृद्धि और एक स्वास्थ्य को मैंने थोड़ा और अलग कर दिया है। आप चाहें तो समृद्धि के भाग के रूप में भी उसको पहचान सकते हैं, पर समझने की दृष्टि से उसको थोड़ा बाहर कर दिया है। तो सुख, समृद्धि और स्वास्थ्य, ये फंडामेंटली हमको आवश्यकता के रूप में समझ में आता है। फंडामेंटल आवश्यकता को देखेंगे, प्राइमरी आवश्यकता को देखेंगे, तो सुख, समृद्धि और स्वास्थ्य ये आवश्यकता के रूप में समझ में आता है। सामाजिकता वाले भाग को भी अभी हमने सुख के अंदर ही रख रखा है, चाहे तो उसको भी अलग किया जा सकता है, बट अभी ये पहचान लिया जाए कि सामाजिकता की जितनी भी हमारी नीड है वो सब सुख के अंदर यहाँ प्लेस है। अब ये जो सुख की आवश्यकता है उसको जब फैलाने जाते हैं तो ये समझ में आता है कि ज्ञान आवश्यकता है, समझना आवश्यकता है। इसका मतलब ये हुआ कि जो जो चीजें हमारे सुख से जुड़ती हैं वो सब बेसिकली हमारी आवश्यकता बनने वाली है अभी जस्ट। तो सेकेंडरी लेवल में आप देखिएगा कि सुख किन किन चीजों से जुड़ता है। तो ज्ञान या समझने से जुड़ता है, योग्यता विकास से जुड़ता है, व्यवस्था से जुड़ता है, विश्वास, सम्मान, स्नेह, ममता, वात्सल्य, श्रद्धा, गौरव, कृतज्ञता, प्रेम, इन सभी मूल्यों से जुड़ता है। ऐसे ही देखिएगा कि जो सामान्य चीजें हैं, स्वतंत्रता, ईमानदारी, पारदर्शिता या स्पष्टता, सहयोग, अपनापन, व्यवस्थात्मक सौंदर्य, सही की स्वीकृति, सार्थक संवाद, इवन लास्टली देखिएगा तो मनोरंजन, ये सब बेसिकली सुखी होने से जुड़ता है। आज की सामान्य परिस्थिति में देखिएगा तो मनोरंजन का मतलब बिना किसी दूसरे को परेशान किए हुए हम अगर अपने मन को लगाने की दृष्टि से, अपने श्रम को, मानसिक श्रम को हरण करने की दृष्टि से कुछ कर रहे हैं,
समाप्त करने की दृष्टि से कुछ कर रहे हैं, तो वो सब मनोरंजन की कैटेगरी में है। तो आप अगर कोई म्यूजिक भी बैठ करके सुन रहे हैं, कोई गेम खेल रहे हैं, ठीक है, जिससे थोड़ा शरीर का एक्सरसाइज भी हो जाए और थोड़ा मन भी ठीक हो जाए, ये सब मनोरंजन का हिस्सा है। जितना जितना हम ज्ञान में आगे बढ़ते चले जाते हैं, उतना उतना बाकी सारी जितनी भी नीड नीचे लिखी हुई है ना, ये सबको बाहर से पाने की आवश्यकता समाप्त होती चली जाती है। इसीलिए ज्ञान वाली नीड को सबसे ऊपर लिखा है। लेकिन जब तक उसमें हमारी पूरी परिपुष्टि नहीं हुई है, तब तक ये बाकी सारी आवश्यकताओं का भी अगर पूरा होने का काम परस्परता में होता रहे, तो एक सहयोगी अनुकूल वातावरण मिलता है हमको ज्ञान में गति करने के लिए। तो अगर परस्परता में हम एक ऐसा माहौल परिवार में बना सकें जहां एक दूसरे के लिए विश्वास, सम्मान, स्नेह, प्रेम जैसे भाव हों, स्वतंत्रता से जीने का अवसर हो, ईमानदारी पूर्वक जीने का, पारदर्शिता से अपनी बात को कह पाने का, सहयोग और अपनापन की प्रवृत्ति का होना जितना अधिक होगा, उतनी अनुकूल वातावरण हमको मिलेगा परिवार के रूप में साथ साथ जीते हुए ज्ञान के लिए काम करने। तो अल्टीमेटली तो ज्ञान के साथ ये सब चीजों की आवश्यकता भी बाहर से हमको नहीं पड़ती है। यानी हमारा सुख निर्भर नहीं होता है दूसरों से विश्वास, सम्मान, स्नेह पाने पर या मनोरंजन के साधन ढूंढने पर। लेकिन जब तक ज्ञान में उस लेवल का हम गति नहीं किए हैं, तब तक परिवार में एक अनुकूलता को क्रिएट करना ठीक ही है। उस दृष्टि से हमने वो सारे नीड को यहाँ पर प्लेस किया है। इसको और थोड़ा टर्शियरी लेवल पे जाके देखेंगे तो सम्मान के भाव की पहचान हमको कैसे होती, दूसरे के भाषा से, दूसरे के गेस्चर से। आप देखे होंगे, दो आदमी झगड़ा करता है, कोई उंगली दिखा के बात कर रहा है तो अगला कहता है उंगली दिखा के बात मत करो हमसे। बेसिकली वो अपमान उसको जो कम्युनिकेट हो रहा है, वो उसको मना कर रहा है कि ये उंगली दिखाने के नोशन से नहीं बात करो हमसे। पॉजिटिव में भी देखिएगा तो ऐसा ही है कि आपका किसी के लिए सम्मान का भाव है तो हम हाथ जोड़ करके नमस्ते करते हैं। तो हम जब बच्चे को कह रहे हैं कि हाथ जोड़ करके नमस्ते बोलो बेटा, तो ये इस थर्ड लेवल की आवश्यकता पर हम बात कर रहे हैं। इससे ये तृतीय स्तर की आवश्यकता पूरी हो रही है। तो उन सब को जब हम एक्सप्रेस करने जाते हैं तो एक और थर्ड लेवल दिखता है, जहां भाषा में, भाव में, भंगिमा में ये सारी चीजें दिखाई देती। या किसी से आपको स्नेह की, सम्मान की, मैत्री की अपेक्षा हो, तो साथ साथ समय व्यतीत करने के रूप में, मनोभावों को एक दूसरे के साथ साझा करने के रूप में, या मनोरंजन जैसी चीजें हैं तो उसके लिए घूमना, कुछ मनपसंद क्रियाकलाप करना, बच्चों की जगह से देखेगा तो खिलौनों से खेलना, बड़ों की जगह से देखिएगा तो कुछ समय बाहर घूम लेना, कहीं फंक्शन में चले जाना। कोई मैं फंक्शन इस रूप में नहीं कह रहा हूँ कि किसी निरर्थकता के फंक्शन में जाएं, सार्थकता की दृष्टि से भी बहुत सारे फंक्शन सोचे जा सकते हैं। हमारा पार्टी लिखने का आशय हुआ है। और मुख्य बात मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि फंडामेंटल आवश्यकता देखिएगा तो सुख, समृद्धि, स्वास्थ्य है। उसके नीचे लौट करके जब सुख को विस्तार करेंगे तो ये सारे जितने चीज लिखा हुआ है, ये कोई एग्जॉस्टिव लिस्ट नहीं है, हम और भी सोच करके इसको धीरे धीरे अपडेट कर सकते हैं। वो सेकेंडरी लेवल पर है। फिर जब उसको हम एग्जीक्यूट करने जाते हैं तो टर्शियरी लेवल पर छोटी छोटी चीजें आती हैं निकल करके। इसमें समाधान ढूंढने का मतलब ये होता है कि हम अपना सुख और आपका सुख दोनों को ध्यान में रख के सोचते हैं कि नहीं सोचते हैं। तो सामान्य रूप से जब अगला कोई रिक्वेस्ट कर रहा होता है या कुछ कह रहा होता है या किसी बात को लेके नाराजगी दिखा रहा होता है, तो वो तो ये थर्ड लेवल पर, तृतीय आवश्यकता की जगह पर कोई चीज उसको दिखती है कि पूरी नहीं हो रही है, तो वो उसके लिए शिकायत करता है। तो आपका बच्चा अगर घर में आए हुए अतिथि का पैर नहीं छूता है तो हम उसको डांटते हैं। ये उस थर्ड लेवल की बात है। या सामने वाला व्यक्ति हमको नमस्ते नहीं करता है, उससे हमको तकलीफ होती है, तो ये इस थर्ड लेवल पर हम देख रहे हैं। तो जो सबसे सिंपल तरीका होता है नीड को पूरा करने का, वो है कि इस थर्ड लेवल से ही देखना शुरू करें कि थर्ड लेवल से ही हमारी नीड और अगले की नीड पूरी हो सकती है कि नहीं। अगर यहीं पर दोनों के नीड के पूरा होने का उपाय दिख जाए, वेल एंड गुड, वेल एंड गुड, वहीं पे बात खत्म हो जाएगी। अगर यहाँ पर पूरा होने का उपाय नहीं दिख रहा है, तो हमको लौट करके पीछे जाना पड़ता है कि सेकेंड, ये जो टर्शियरी लेवल का हम जो नीड देख रहे हैं, ये सेकेंडरी लेवल में कहाँ जा करके पूरा होगा। जैसे मैं एक बहुत लूज उदाहरण दूं कि मान लीजिए मुझे जो है टेबल टेनिस खेलना पसंद है और आपको बाहर घूमना पसंद है। अब देखिएगा तो तृतीय आवश्यकता में ये दिखेगी
कि भाई हमारे श्रम हरण के लिए, हम जो थक जाते मानसिक रूप से, उससे फ्री होने के लिए हमको टेबल टेनिस खेलना पसंद है और आपको घूमना पसंद है बाहर। अब ये दोनों नीड अगर साथ साथ पूरी हो सकती है तो वही डिजाइन काम कर जाएगा। लेकिन अगर किसी कारण से मान लीजिए कि ये थर्ड लेवल की नीड हम दोनों की नहीं पूरी हो सकती, हम दोनों चाहते हैं कि नहीं हम साथ में ही समय स्पेंड करें, तो हमको पीछे जाके देखना पड़ेगा कि बेसिकली नीड हमारा ना तो घूमना है, ना हमारा नीड जो है वो टेबल टेनिस खेलना है। हमारा नीड तो जो थकान हो गई है उसको मिटाना है, जिसको ऊपर मनोरंजन कहें। तो क्या मनोरंजन के कोई और तरीके भी ढूंढे जा सकते हैं क्या? तो अब अगर लौट के देखेंगे तो दूसरी भाषा में इसको कहने का मतलब यह है कि प्राइमरी से सेकेंडरी और सेकेंडरी से टर्शियरी में हम जैसे जैसे शिफ्ट होते जाते हैं, बेसिकली वो फंडामेंटल नीड नहीं होने करके नीड को पूरा करने का स्ट्रेटजी है, तरीका है। तो तरीके बदले जा सकते हैं क्या? वो उपाय ढूंढेंगे। अगर थर्ड लेवल पे ही स्ट्रेटजी मैच नहीं कर रही है तो सेकेंड लेवल पे जाके, उससे पीछे के लेवल पे जाके हमको नीड पहचानना पड़ता है और उसके लिए नई स्ट्रेटजी सोचनी पड़ती है। तो जैसे आप कहते हैं कि रोटी खाना चाहते हैं, मैं कहता हूँ चावल खाना चाहते हैं, ये थर्ड लेवल पर हम खड़े। पीछे जाके देखेंगे तो पोषण की नीड है, और पीछे जाके देखेंगे तो स्वास्थ्य की नीड है। तो ऐसा अभी स्वास्थ्य वाला स्लाइड आएगा तो उसको और एक्सपेंड करूंगा, अभी मैं सुख वाले पे ही लिमिटेड रहता हूँ। कि सुखी होने के लिए जितने क्रियाकलाप को हम टर्शियरी लेवल पर पहचानते हैं, तृतीय स्तर पर पहचानते हैं और वहीं पूरा हो सकता है तो वेल एंड गुड। वो नहीं पूरा होता है तो लौट करके पीछे आना पड़ता है। तो अगर मान लीजिए हमारे यहाँ के कल्चर में पैर छूना है, आपके यहाँ के कल्चर में नमस्ते करना है सम्मान के भाव को व्यक्त करने के लिए, तो टर्शियरी लेवल पर हमारा आपका डिफरेंट है। हमको लगता है कि पैर छुआ जाना चाहिए, आपको लगता है नमस्ते करना पर्याप्त है। अब यहाँ ये चीज सॉल्व नहीं हो सकती, इसको एक लेवल पीछे जाके सॉल्व करने की जरूरत है कि फंडामेंटल आवश्यकता तो सम्मान के भाव को पूरा करने का है। ये हमको जब समझ में आ जाता है तो या तो हम आपका तरीका एडॉप्ट कर लेते हैं या आप हमारा तरीका एडॉप्ट कर लेते हैं, क्योंकि वो स्ट्रेटजी है सम्मान को एक्सप्रेस करने का, न कि अपने आप में फंडामेंटल नीड। अगर किसी कारण से वो सम्मान भी परस्परता में एक दूसरे से नहीं सुनिश्चित हो रहा हो, सेकेंडरी लेवल में ही प्रॉब्लम हो रही हो, जो कि बहुत बार होता ही है, तो हमको इसमें ये समझना पड़ता है कि बेसिकली हमारा फंडामेंटल नीड दूसरे से सम्मान पाना भी नहीं है। हमारा फंडामेंटल नीड तो सुख है, जो ज्ञान से, समाधान से या समझदारी से भी पूरा हो सकता है। तो अल्टीमेटली जितना पीछे लौटते चले जाएंगे उतना टर्शियरी और सेकेंडरी लेवल का नीड अगर आपका पूरा नहीं भी हो रहा है तो प्राइमरी लेवल की नीड को ध्यान में रख करके अल्टरनेटिव स्ट्रेटजी डिजाइन किया जा सकता है। तो यद्यपि परस्परता में सम्मान के भाव की सामान्य रूप से आवश्यकता है हमको एक दूसरे के साथ जीते हुए, लेकिन वो चूंकि सेकेंडरी लेवल का नीड है और अगर वो पूरा नहीं हो रहा है तो लौट करके हम प्राइमरी लेवल की नीड, समझ को पूरा करने के लिए अल्टरनेटिव स्ट्रेटजी ढूंढ लेते हैं कि ज्ञान से ये चीज पूरा हो सकता है। दूसरे से जो सम्मान हमको परस्परता में, परिवार में नहीं भी मिल रहा है, वो चीज को अपने ज्ञान से फुलफिल किया जा सकता है। तो जितना पीछे लौटते चले जाएंगे उतना आप बेसिक नीड की तरफ आते जाते हैं और नंबर ऑफ स्ट्रेटजीज आपकी बढ़ती चली जाती है। अगर आप टर्शियरी लेवल पर ही सॉल्यूशन ढूंढेंगे तब तो यही है कि भाई आपको टेबल टेनिस खेलना है, हमको घूमना है। सेकेंडरी लेवल पर जैसे ही जाएंगे मनोरंजन नीड है, प्राइमरी लेवल पर जाएंगे वो मनोरंजन की भी अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही है, तो प्राइमरी लेवल पर जाएंगे तो सुख नीड है, उसको पूरा करने की दसियों अल्टरनेटिव स्ट्रेटजी हो सकता है उन मनोरंजन के तरीकों को छोड़ करके। या इसी को दूसरी तरह से कहूं कि अगर नमस्ते करना और पैर छूना ये टर्शियरी लेवल पर हमारा क्लैश हो रहा है, हमको लौट करके पीछे जाना है कि सम्मान सुनिश्चित होना मुख्य मुद्दा है, स्नेह सुनिश्चित होना मुख्य मुद्दा है, उसकी क्या स्ट्रेटजी हो सकती है, हम उस तरह से फिर इसको देखें, ना कि इसी को मूलभूत नीड के रूप में पहचान। और अगर वो सम्मान, विश्वास, स्नेह जैसी जरूरतें भी नहीं पूरी हो रही हैं तो हमको ये समझ में आना जरूरी है कि फंडामेंटल नीड तो सुखी होने का है, उसकी अल्टरनेटिव स्ट्रेटजी क्या हो सकती है। तो ये समझ में आता है कि सुखी होने की एक अल्टरनेटिव स्ट्रेटजी है ज्ञान या समाधान से सुखी होने। उस आधार से फिर वो भाव अपने में सुनिश्चित रहता है परस्परता में दूसरे के लिए, दूसरे से नहीं भी मिलता है तो हमारी सुख वाली जो नीड है वो पूरी होती रहती है, क्योंकि अब हम उसके लिए निर्भर ही नहीं है संबंध में दूसरे से भाव पाने पर।
एक बार के लिए मैं यहाँ रोक लेता हूँ। ये बेसिक कंसेप्ट आपको समझ में आया कि नहीं? एक बार वंदन भाई माइक अनम्यूट कर दो सभी लोगों का। अगर किसी को कठिनाई हो समझने में तो बस उतने को हमसे पूछ लीजिएगा। जी भैया, सभी का अनम्यूट ही माइक करा है, मतलब आप कर पाएंगे जो भी लोग कुछ कहना चाह रहे। नमस्ते हाँ भैया। भैया। अच्छा, भैया आवाज जी आ रही है मेरी? जी 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 जी। भैया जैसे आपने बताया प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी, तो ये टर्सरी और सेकेंडरी की नीड को फुलफिल करने के लिए एक लेवल की योग्यता की आवश्यकता तो पड़ेगी। बिल्कुल पड़ेगी भैया। हाँ, और दूसरा बात भी है कि अगर मतलब ये क्योंकि इन चीजों को एक तरह से मैनेज ही है, ये टर्सरी वाली बात तो एक तरह का टेम्पररी मैनेजमेंट ही है, तो कहीं इसमें ज्यादा समय तो नहीं निकल जाएगा सेकेंडरी और टर्सरी में, और प्राइमरी का एग्जैक्टली काम हो ही नहीं देखिएगा तो पाएगा। टेम्पररी मैनेजमेंट नहीं भी है भैया। एक लेवल पर वो मैनेजमेंट नहीं भी है, क्योंकि प्राइमरी नीड जब भी एक्सप्रेस होगा तो सेकेंडरी और टर्सरी में आएगा ही। जैसे जी हम सुखी होकर के भी जीने जाएंगे तो हम सम्मान के भाव से ही आपके साथ जिएंगे। जी सम्मान के भाव के साथ जीते हुए हम आपको नमस्ते करेंगे ही या पैर छुएंगे ही। तो लौट करके चीजें तो नीचे तक उतरेगी ही, उतरेगी ही। इतना ही होगा कि मनोरंजन जैसी चीजों में से कुछ चीजें हट जाएंगी। जो सेकेंडरी लेवल पर बाकी चीजें लिखी हुई है ना, उसमें अगर आप देखिएगा तो मनोरंजन जैसी एकाध चीजों को छोड़ करके और सौंदर्य के कुछ हिस्से को छोड़ करके बाकी सब यथावत बना रहेगा। फर्क इतना होगा कि बाहर से उसके पाने की कामना नहीं रहेगी, बल्कि अपनी तरफ से हम उसका निर्वाह करने को तत्पर रहेंगे। लेकिन जी मेरा सोचना यह है कि परिवार में जीते हुए ना दो स्थितियां हो सकती है। एक ये कि आप सब हमारे साथ अपमान, विरोध, द्वेष, ईर्ष्या, नफरत सब करते रहें और मैं ज्ञान पूर्वक जीने का अभ्यास करूं। एक उपाय ये हो सकता है। एक उपाय ये हो सकता है कि आप सब हमारे साथ विश्वास, सम्मान, स्नेह, मैत्री, पारदर्शिता, आत्मीयता इसके साथ जिए और फिर मैं ज्ञान में आगे बढ़ूं। किसमें ज्यादा बढ़ने की संभावना है, ये प्रश्न है। जी ये बात क्लियर हुई आपको? जी जी बिल्कुल। तो परिवार के लेकिन रूप में जीते हुए हम कौन सा माहौल बनाएंगे, पहले ये सवाल पूछने की जरूरत है कि क्या हम बिल्कुल कठिन परिस्थिति एक दूसरे के लिए पैदा करेंगे और फिर ज्ञान में आगे बढ़ेंगे, या एक दूसरे को अधिकतम सहयोगी परिस्थिति पैदा करेंगे और फिर ज्ञान में आगे बढ़ेंगे। हाँ, सेकंड ऑप्शन भी सही है, जो बेटर है। जी भैया, कई बार उसी भैया, आशय से इस बात को कर रहा हूँ जी। कई बार मतलब होता है कि जैसे ये टर्सरी और सेकेंडरी कार्यक्रम बनते हैं, तो फिर वो कार्यक्रम में से फिर नए कार्यक्रम निकलने लगते हैं, तो उस स्थिति में ये ध्यान रखना जरूरी है कि जो प्राइमरी है वही मेन है, फोकस तो भी बना रहे। इसीलिए तो पूरा क्रम से उसको फिक्स किया है भैया। ठीक है। इसीलिए उसको क्रम से फिक्स किया है। उसमें इतना ही है, टर्शियरी में भी जो हटने की जरूरत है ना, मैं फिर से उस जी बात पर ध्यान दिलाऊंगा कि टर्शियरी में सिर्फ जो सेकेंडरी का मनोरंजन का विस्तार है या सौंदर्य का विस्तार है, टर्शियरी की उतनी ही चीजें हटेगी एक सभ्य मानव हाँ, के जीने में वो भी। तो बिल्कुल, बाकी सब तो रह गई। बाकी सब टर्शियरी वाला भी रहेगा ही, हटने वाला नहीं है। मानवीय आचरण में भी, सामाजिक मानवीय सभ्यता की आचरण, आवश्यकता होगी। जी जी जी, सिर्फ मनोरंजन और सौंदर्य वाला हिस्सा जो है उसका एक हिस्सा हट जाएगा। सौंदर्य व्यवस्थात्मक सौंदर्य में कन्वर्ट हो जाता है और जी जी मनोरंजन जो है वो ज्ञान और भाव से मन तृप्ति रहता है, तो उसको रंगने के लिए कुछ और नहीं चाहिए होता जी जी, ठीक बात है भैया। है। जी जी जी। ठीक है, धन्यवाद भैया। कोई और बात तो नहीं इस पे किन्हीं का? नमस्ते भैया। नमस्ते। जी भैया, जो प्राइमरी नीड दिखाया है ना, लेकिन जो हम्म, सेकेंडरी नीड का जो पहला वर्ड है ज्ञान और समझना, तो भैया जी कहीं ये सीक्वेंस में ज्ञान और समझना प्राइमरी नीड होगी, या ये जो हैप्पीनेस प्रॉस्पेरिटी ये प्राइमरी नीड होगी? देखिए, मानव धर्म को आप पहचानने जाइएगा तो सुख मूलतः मानव धर्म। वो सुख जिस चीज से जुड़ता है वो नीड बन जाता है।
तो जिनका सुख संवेदना से जुड़ गया है उनके लिए संवेदना नीड बन जाता है, जिनका सुख समाधान से जुड़ा है उनके लिए समाधान नीड बन जाता है, जिनका सुख भाव से जुड़ा है उनके लिए भाव नीड बन जाता है, जिनका सुख ज्ञान से जुड़ा है उनके लिए ज्ञान नीड बन जाता है। इन चारों में से ज्ञान का सुख है जो निरंतरता में सुख दे पाता है, बाकी तीनों निरंतरता में सुख नहीं दे पाता है। तो अगर उस तरह से देखिएगा तो अल्टीमेटली सुख को पूरा होने का फंडामेंटल स्ट्रेटजी है ज्ञान से पूरा होना। तो फंडामेंटल नीड तो सुख का है, वो सुख ज्ञान से पूरा होता है, इसलिए ज्ञान नीड बनता है। तो जी इसीलिए सुख को मानव धर्म के रूप में पहचाना है। बेसिक नीड तो वो है। जी 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 ठीक है भैया, ठीक। ठीक है, आगे चलते हैं फिर। कुछ और होगा तो लौट आएंगे। माइक प्रफुल्ल भैया सारे। का हैंड रेज है भैया। हाँ हाँ, तो कर दीजिए कर दीजिए। हाँ नमस्ते भैया। इसमें नमस्ते भैया, नमस्ते। इसमें वो अभिनय वाला पार्ट आ जाता है, जैसे हम लोग थर्ड टर्शियरी नीड पूरी करने जाते हैं तो जो प्राइमरी और सेकेंडरी है वो पूरी ना होके हम लोग टर्शियरी नीड ही पूरी करने 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 का ट्राई करते हैं। और फिर जैसे मैं सम्मानपूर्ण भाषा इस्तेमाल कर रहा हूँ या फिर मेरी भाव भंगिमा भी मतलब ठीक ठाक है, पर जो अंदर से स्नेह का भाव और गौरव और ये सब कृतज्ञता, जो 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 सेकंड लेवल पे जो नीड्स है वो पूरी नहीं हो पा रही है, तो वो कैसे उस तरफ बढ़ना, वो मैं पूछ रहा था। देखिए, उसका उत्तर तो एकदम सिंपल है। जब हम टर्शियरी पे जी रहे हैं, इसका ये मतलब नहीं है कि प्राइमरी और सेकेंडरी को हम अपनी तरफ से पूरा नहीं कर रहे हैं। ये पहचानना इसलिए जरूरी होता है प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी कि अपनी नीड और आपकी नीड में जब कभी हमको क्लैश दिखाई देता है तब हम क्या करेंगे। तो ये बात नहीं कह रहे हैं कि टर्शियरी नीड को हम पूरा करें अपने में प्राइमरी और सेकेंडरी को गायब करके। अगर ये आशय जा रहा है तो ये मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ। मैं ये कह हम्म। रहा हूँ कि हमारे में सम्मान का भाव बना हुआ भी है, उसके साथ हम आपको पैर छूने का कल्चर है मेरा, या नमस्ते करने का कल्चर है मेरा, लेकिन वो आपको पर्याप्त नहीं लगता है क्योंकि आपके यहाँ का कल्चर पैर छूने का है। अब हम दोनों इसको कैसे रिजॉल्व करेंगे? इसको हम्म। रिजॉल्व करने का उपाय यही है कि सेकेंडरी लेवल पे जाके हम देखेंगे कि हमारे आपके लिए मूल मुद्दा सम्मान का निर्वाह करना है, ना कि नमस्ते करना या पैर छूना। तो वहां से वो हल हो सकता है। हम ये बात बिल्कुल नहीं कह रहे हैं कि अपने अंदर सम्मान का भाव नहीं हो और हम टर्शियरी लेवल का एक्टिंग करते रहें। ये आशय अगर जा रहा है तो मैं बिल्कुल ये बात नहीं कह रहा हूँ। मैं तो ये बात कह रहा हूँ कि प्राइमरी और सेकेंडरी में काम करते हुए जब हम टर्शियरी में जी रहे होते हैं और टर्शियरी में कॉन्फ्लिक्ट दिखाई देता है, तो उस कॉन्फ्लिक्ट को कैसे रिजॉल्व करेंगे? उस टर्शियरी के कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने का ढंग है सेकेंडरी की जगह पे जाके उसको रिजॉल्व करना। सेकेंडरी की जगह पे भी कॉन्फ्लिक्ट बना हुआ है तो उसका उपाय है प्राइमरी की जगह पे जाके उसको रिजॉल्व करना। क्योंकि प्राइमरी की तुलना में सेकेंडरी की सारी चीजें बेसिकली नीड नहीं होकर के स्ट्रेटजी है उस फंडामेंटल सुख को पूरा करने का। सेकेंडरी की हम्म। तुलना में जब टर्शियरी चीजों को देखते हैं तो वो नीड नहीं होकर के स्ट्रेटजी हो जाती है उस नीड को पूरा करने की। हम्म। तो टर्शियरी लेवल में जब कॉन्फ्लिक्ट हो रहा हो तो उसको रिजॉल्व करने के लिए सेकेंडरी लेवल पे जाने की जरूरत है। क्योंकि सेकेंडरी लेवल पे आप जैसे ही लौट के चले जाएंगे, अल्टरनेटिव स्ट्रेटजी सोचा जा सकता है। तो पैर छूना और हाथ जोड़ना तो छोड़िए, लौट करके अगर सम्मान पर हम चले गए तो सम्मान को एक्सप्रेस करने का हम और आप मिलकर के कोई नया तरीका भी सोच सकते हैं। या ये दो चीजों को लेकर के जो पैर छूना या हाथ जोड़ना है, हम दोनों एक दूसरे के तरीके में बदलने का काम कर सकते हैं। इतना ही नहीं, तीसरा चौथा पांचवा दसवां कोई भी तरीका होगा, वो सब तरीका रिजॉल्व हो सकता है क्योंकि हमारा मूल मुद्दा तो सम्मान को एक्सप्रेस करना है, ना कि पैर छूना। तो ये बात हम बिल्कुल नहीं कह रहे हैं कि टर्सरी नीड का अभिनय करें प्राइमरी और सेकेंडरी को छोड़ करके। हम तो ये कह रहे हैं कि प्राइमरी और सेकेंडरी के साथ जब हम टर्शियरी में जीने जा रहे हैं, जीने का काम टर्शियरी लेवल पे ही होता है जो बाहर दिखाई देता है। हम्म। वहां अगर परस्परता में क्लैश हो रहा है, क्योंकि हम दोनों की नीड को पूरा करना चाहते हैं, अपना भी और अगले का भी। अगर हो रहा है पूरा तो बहुत अच्छा, नहीं पूरा हो रहा है तो क्या करेंगे? लौट के उस सेकेंडरी नीड क्या है वो पहचानना पड़ता है, और उसकी अल्टरनेटिव स्ट्रेटजी क्या हो सकती है वो ढूंढना पड़ता है। ये बात कह रहा हूं मैं। ठीक है भैया। ये जो टर्शियरी नीड है भैया, वो विचारों में समाधान
से रिलेटेड है ना, मतलब वो अभ्यास अगर हम लोग किए तो टर्शरी नीड वो पूरा जी हो सकता है जी ऐसा। जी जी जी। और ये विचार में समाधान का अभ्यास हम कर रहे हैं प्राइमरी और सेकेंडरी के साथ, ना कि उसको छोड़ के। जी भैया बिल्कुल। हाँ, ठीक है भैया। ये बात ध्यान रखा जाए कि हम भाषा और बाह्य आचरण को ठीक करने की बात कर रहे हैं तो समझ और भाव के साथ ही कर रहे हैं। जो वास्तविकता का आभास हमको हुआ है उसको स्मृति में बनाए रखते हुए उसके आधार पर भाव को ठीक रख करके ही हम आगे बढ़ने का काम कर रहे हैं। जी। जी भैया बढ़िया बढ़िया धन्यवाद। बढ़िया। नेक्स्ट स्लाइड पे मूव कर दीजिए वंदन, और माइक म्यूट कर दीजिए। जी भैया। बढ़िया। ऐसे ही देखिएगा स्वास्थ्य के लिए ना, फंडामेंटल नीड जो हमारा स्वास्थ्य है इसको जब एक्सपेंड करने जाते हैं सेकेंडरी नीड के रूप में, भोजन दिखाई देता है, हवा दिखाई देता है, पानी दिखाई देता है, कपड़े, घर, विश्राम की आवश्यकता, श्रम, आसन, प्राणायाम, नियमित दिनचर्या, शारीरिक सुरक्षा, ये सब सेकेंडरी लेवल की आवश्यकता के रूप में दिखाई देता है। इसका मतलब क्या हुआ है? इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमारे वस्त्रों में कहीं क्लैश हो रहा है, आवास में कहीं क्लैश हो रहा है, हवा पानी के जीने में कहीं क्लैश हो रहा है, भोजन में कहीं क्लैश हो रहा है, तो हमारा मूल मुद्दा है स्वास्थ्य को सुनिश्चित करना। हम स्वास्थ्य को ध्यान में रख करके अल्टरनेटिव स्ट्रेटजी डिजाइन कर सकते हैं, वस्त्र में भी, आवास में भी, भोजन में भी, हवा पानी में भी, विश्राम या श्रम के तरीके में भी, आसन प्राणायाम के सिस्टम में भी, दिनचर्या में भी वो किया जा सकता है। टर्शियरी लेवल पर आप देखिएगा तो ये बात है कि रोटी खाएंगे कि चावल खाएंगे, साड़ी पहनेंगे कि शर्ट पहनेंगे, 2 BHK कमरा होना चाहिए कि 3 BHK होना चाहिए, कार होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। ठीक है। दिनचर्या के रूप में ये बात है कि सूर्योदय के पहले उठें कि बाद में उठें, समय से सोएं कि कैसे करें, आसन प्राणायाम की कुछ निश्चित विधियां। ठीक है। या श्रम के रूप में देखिएगा तो कुछ समय तक खेत में काम करना या किसी एक्टिविटी में भागीदारी करना। ये जो टर्शियरी लेवल की नीड है, अल्टीमेटली हम करने जब भी जाएंगे तो टर्शियरी लेवल पे ही कोई ना कोई काम करेंगे। पर समझदारी के साथ जब हम करते हैं तो प्राइमरी का स्वास्थ्य हमको ध्यान में रहता है, उसके साथ सेकेंडरी में भोजन हमको ध्यान में रहता है, टर्शियरी में हम रोटी चावल दाल जो भी बना के खाना होता है वो खाते हैं। अब अगर हम दोनों की नीड को पूरा करना चाह रहे हैं और हमको रोटी पसंद है, आपको चावल पसंद है, और हमको क्लैश दिखाई देता है वहां, तो वहां झगड़ा करने के बदले हम एक स्टेप पीछे जाके देखते हैं कि फंडामेंटल नीड हमारा आपका भोजन का है। तो उस भोजन की नीड को पूरा करने की अल्टरनेटिव स्ट्रेटजी क्या हो सकती है, उसको अगर हम सोचेंगे तो हो सकता है रोटी और चावल को छोड़ करके हम दसियों और नए आइटम सोच लें, दसियों नए आइटम सोच लें जिसमें हमारे क्लैश खत्म हो सकते हैं। तो मैं सिर्फ इस बात पर ध्यान दिला रहा हूं कि टर्शियरी लेवल पर ही अगर खड़ा होंगे तो अल्टरनेटिव स्ट्रेटजी नहीं मिलेगी आपको। आपने फिक्स कर दिया रोटी खाना, मैंने फिक्स कर दिया चावल खाना, अब अल्टरनेटिव स्ट्रेटजी कैसे मिलेगी? अल्टरनेटिव स्ट्रेटजी तब मिलती है जब ये जो रोटी और चावल है इसके बेसिक में नीड क्या है, तो भोजन का। भोजन भी अगर किसी दिन हमको नहीं मिल रहा है किसी कारण से, या करना है कि नहीं करना है, ये तय होता है उसके पीछे की जगह से जाकर के कि स्वास्थ्य के लिए क्या अनुकूल है क्या प्रतिकूल है। अगर हमारा स्वास्थ्य ठीक नहीं है तो हो सकता है उस दिन भोजन नहीं करना स्वास्थ्य के हित में हो, ना कि भोजन करना। ऐसा भी नहीं है कि भोजन हमारा फंडामेंटल नीड है और वो करना ही चाहिए। स्वास्थ्य उसमें मूलभूत मुद्दा है, और स्वास्थ्य की दृष्टि से अगर लगता है कि भोजन नहीं करना ठीक है तो नहीं करना ठीक है। तो कोर बात मैं हर बार ये कह रहा हूँ कि प्राइमरी नीड को ध्यान में रख करके सेकेंडरी नीड को पहचानने की जरूरत है, सेकेंडरी नीड में को ध्यान में रख करके टर्शियरी नीड को पहचानने की जरूरत है। और समाधान का ढंग एक ही है, हमारा नीड और सामने वाले का नीड ये दोनों पूरा हो। तो टर्शियरी लेवल पर अगर दोनों की नीड नहीं पूरी हो रही है तो क्या करेंगे? लौट के सेकेंडरी लेवल पर जाइए, वहां उस नीड को पूरा करिए कि हमारा और अगले दोनों के भोजन का नीड कैसे पूरा हो सकता है, हमारा और अगला दोनों का विश्राम का नीड कैसे पूरा हो सकता है, हमारा और अगला दोनों के आवास का नीड कैसे पूरा हो सकता है। स्ट्रेटजी पर अगर उलझे रहेंगे तो एक कहेगा छोटा कमरा चाहिए, दूसरा कहेगा बड़ा घर चाहिए, अब उस पर उलझे रहिए। मुद्दा छोटा घर या बड़ा घर हमारा बेसिक नीड नहीं है। अगर वहां क्लैश हो रहा है तो पीछे लौट के हमको जाना पड़ता है कि आवास हमारा नीड है, और आवास के पीछे स्वास्थ्य हमारा नीड है। तो स्वास्थ्य को ध्यान में रख करके आवास क्या होना चाहिए उस पर अब चर्चा हो सकती है। स्वास्थ्य को ध्यान में रख करके आवास क्या और कैसा होना चाहिए उस पर चर्चा हो सकती है।
आपको लगता है कमरे में एसी होना चाहिए, हमको लगता है नहीं होना चाहिए, टर्शियरी लेवल पर हम खड़े हैं। मुद्दा एसी लगने नहीं लगने का नहीं है, मुद्दा सुकून से सोने का हो सकता है या स्वास्थ्य का हो सकता है। तब हम पीछे लौट करके जाके देखेंगे कि सुकून से सोने और स्वास्थ्य की जगह से क्या ठीक है क्या ठीक नहीं। ये चर्चा और संवाद हमारे आपके बीच घटित हो सकता है अगर हम एक लेवल पीछे जाएंगे तो। अगर यहीं खड़े रहेंगे तो कुछ नहीं हो सकता। आप कहिएगा एसी लगाओ, हम कहेंगे व्यर्थ है। करते रहिए बहस एक दूसरे के साथ, किसी की नीड नहीं पूरी होनी। नेक्स्ट स्लाइड पे जा सकते हैं वंदन, थोड़ी बात मैं उस पर भी कर देता हूँ फिर लौट के आते हैं। बढ़िया। ऐसे ही समृद्धि के संदर्भ में देखेंगे ना, तो इसको जानबूझ के मैंने 3-4 लेवल पे कर दिया है, बट आप पहला और दूसरा को मोर और लेस एक ही लेवल समझ सकते हैं कि समृद्धि का मतलब है आवश्यकता से अधिक सुविधा का होना। और ये आवश्यकता से अधिक सुविधा को जब हम पहचानने जाते हैं तो कुछ निश्चित मात्रा में धन के रूप में, या धन पैदा करने का जो तरीका है हमारा नौकरी रोजगार व्यवसाय, ये हमारी नीड बन जाती है। ये नौकरी रोजगार व्यवसाय में भी जो स्पेसिफिक चीज है, डॉक्टर बनना, इंजीनियर बनना, खेती बंद करना, गोपालन करना, या कपड़ा जूता घर आदि बनाने का कार्य, रिपेयरिंग सेवा का कार्य, जो भी वो सारी चीजें कहिए, ये हमारी आवश्यकता के रूप में बन जाता है। अगर यही आवश्यकता पूरी हो जा रही है तो इसी को पूरी कर लें। जैसे मान लीजिए मैं कपड़े बनाने का काम करना चाहता हूँ, अवसर उपलब्ध है, हमने कर लिया, हमारी समृद्धि की आवश्यकता पूरी हो गई, ऊपर का सब लाइनअप है। समृद्धि चाहिए, समृद्धि के लिए निश्चित रोजगार चाहिए, रोजगार के लिए हमने कपड़े का काम चुना और कर लिए, हम सफल हो गए। लेकिन हमारे घर वाले को लगता है कि नहीं, जूते का काम होना चाहिए। अब ये बात कैसे तय करेंगे कि कपड़ा और जूता में से कौन सा ठीक है? तो आपको पीछे लौट के जाना पड़ेगा कि मूलतः हमारा रोजगार का नीड है, उसके पीछे आवश्यकता से अधिक सुविधा का नीड है। तो ये पहचाना जाए कि आवश्यकता से अधिक सुविधा की नीड कैसे पूरी हो सकती है। जितना पीछे के लेवल पर आप जाते जाएंगे, टर्शियरी से सेकेंडरी और सेकेंडरी से प्राइमरी, उतना ज्यादा नंबर ऑफ स्ट्रेटजीज आपके पास उपलब्ध होता है अपनी नीड को पूरा करने के लिए। लेकिन उसको एग्जीक्यूट करने जब भी आएंगे तो प्राइमरी से सेकेंडरी, सेकेंडरी से टर्शियरी में आपको आना ही पड़ेगा अपने नीड को पूरा करने के लिए। तो आवश्यकता से अधिक सुविधा की नीड को पूरा करने के लिए किसी न किसी जो चतुर्थ आवश्यकता यहाँ लिखा हुआ है उसमें किसी न किसी काम को हम करेंगे। ये नहीं हो सकता है कि उसको किए बिना वो ऊपर की नीड पूरी हो जाए, संभव ही नहीं। तो इतनी बात मुझे इस पे कहनी थी। नेक्स्ट टाइम हम इसका कुछ और विस्तार करेंगे। तब तक आप एक राउंड इस पर सोचना शुरू करिए। पर उस पर मैं फिर से ये बात कहूंगा कि ये डिटेलिंग हम सिर्फ इसलिए कर रहे हैं कि हमारी आवश्यकता और सामने वाले की आवश्यकता, ये दोनों एक साथ कैसे पूरा हो सकता है, वो डिजाइन को सोचने का काम हम कर सकें। यानी हमारा शुभ और सामने वाले का शुभ, ये दोनों एक साथ कैसे पूरा हो सकता है, उसको सोचने का काम कर सकें। और जो मैं पहले ही कह रहा था, किसी सेशन में बता रहा था कि गीता की व्याख्या करते समय आचार्य शंकर ने मध्यस्थ की एक बहुत अच्छी परिभाषा दी कि जो दोनों पक्षों का शुभ सोचता हो बेसिकली वो मध्यस्थ है। सामान्य रूप से कई बार हम ऐसा मानते हैं कि जो दोनों में से किसी के लिए पक्षपात नहीं करता हो वो मध्यस्थ है। उतना पर्याप्त नहीं है। पक्षपात तो नहीं ही करना बनता है, लेकिन अल्टीमेटली जो दोनों पक्षों का शुभ सोचता है वस्तुतः वही मध्यस्थ स्थिति में है। तो हमारा शुभ और अगले का शुभ, ये दोनों को पूरा करने के डिजाइन पर सोचने की जरूरत है। क्लोजिंग के पहले मैं एक लाइन और कह दूं, कई बार जो कुछ इस तरह की नीड लोगों की दिखाई देती ना, विरोध की नीड, ईर्ष्या की नीड, अपमान की नीड, घृणा की नीड, ये सब को अगर आप देखिएगा, अगर लूज भाषा में मैं नीड कह रहा हूं, ये सब को आप देखिएगा तो किसी फंडामेंटल नीड का विकृत स्वरूप होता है। तो जैसे अगला आदमी अगर हमसे ईर्ष्या कर रहा है तो वस्तुतः ईर्ष्या उसकी नीड नहीं है, सम्मान उसकी नीड हो सकती है। ठीक है, उसके पूरा नहीं होने का विकृत रूप ईर्ष्या के रूप में दिखाई देता है। तो मैं उस विकृत, क्योंकि ये प्रश्न भी कई बार आता है कि भाई उसकी नीड ही ठीक नहीं है तो पूरा कैसे करें। वो जो नीड ठीक नहीं दिखाई दे रहा है वो वस्तुतः किसी नीड के नहीं पूरा होने के विकृत फॉर्म के रूप में दिखाई देता है। बट इस पर अगली बार हम आराम से और बात करेंगे। नेक्स्ट सेशन भी मैं इसी को आगे कंटिन्यू करूंगा और जो और प्रश्न होंगे उसको रिस्पॉन्ड कर दूंगा। इमीडिएट में कोई प्रश्न हो तो उस पर हम बात कर सकते हैं, अन्यथा आज के लिए क्लोज कर सकते हैं, टाइम भी हो गया है अपना।
पीपीटी की ये 3 स्लाइड वंदन शेयर कर दे सकते ग्रुप में, ठीक है भैया, जब कभी अनुकूल हो तो। हाँ कर देंगे। जी कृष्णा जी। गोपाल जी का हैंड रेज है, मैं को माइक दे रहा हूँ। हाँ, अगर 1 मिनट का कुछ होगा तो बस उतना ही बात करेंगे भैया, टाइम ओवरफ्लो कर चुका है। हमें 1 मिनट भी क्रॉस नहीं करेगा भैया। बस आप उसका नेक्स्ट में कवर करने वाले, क्योंकि लास्ट वाले में म्यूचुअल प्रॉस्पेरिटी वाला नहीं आ पाया था, बस उतना सा मेरा ध्यान गया था। जी जी, करेंगे ना। जी ये जो आप म्यूचुअल प्रोस्पेरिटी कह रहे हैं ना, किस सेंस में, प्रकृति का कह रहे हैं कि आदमी का कह रहे हैं? हाँ, प्रकृति का भैया, क्योंकि जैसे मान लो कोई काम ऐसा है चतुर्थ आवश्यकता में जो कि हम्म। प्रकृति के हिसाब से ठीक ठीक, नहीं है ना। समझ गया आपकी बात को। उसको जिस बिंदु में मैं कवर कर रखा हूँ उसको नेक्स्ट टाइम बात कर देंगे। जी भैया जी, मुझे पता था आपने कवर कर रखा होगा, इसीलिए जी, बस मैंने। हाँ, जी भैया, कर लेंगे। थैंक यू। बढ़िया जी, फिर सभी को नमस्ते। अगली बार इसको और एक्सपेंड कर देंगे। जी भैया, धन्यवाद, सभी का धन्यवाद।